Today we are going to discuss on human rights. The question is, what is human right? Human right is those rights which are inherent to the human being. The concept of human right acknowledges that every human being is entitled to enjoy his or her human rights without distinction as to race, color, sex, language, religion, political and other opinion, nation or social origin, property, birth or other states. Now we discuss the meaning of human right. What is human right is actually, human being is a rational being that by virtue of their human being process certain basic and intelligent right which are commonly known as human right. Obvious सी बात है, human rights are defined as those rights which are essential for the protection and maintenance of dignity of individual. प्रत्येक व्यक्ति को अपने लाइफ जीने का अधिकार है, अपने ढंग से जीने का अधिकार है और ह्यूमन राइट्स इसी बात को पोज करता है and create condition in which every human being can develop his personality may be termed as human right. प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने का अधिकार है अपने तरीके से और इसे ही शायद हम ह्यूमन राइट कहते हैं. ह्यूमन राइट बिकम्स ऑपरेटिव विद द बर्थ ऑफ एन इंडिविजुअल. जन्म के साथ ही मनुष्य को ह्यूमन राइट प्राप्त होते हैं या ह्यूमन राइट मनुष्य को इसलिए प्राप्त होते हैं क्योंकि वह एक मनुष्य है या ह्यूमन है. Human rights are significant for human being known as fundamental rights या नेचुरल राइट्स. व्यक्ति को ये मौलिक अधिकार स्वरूप ये ह्यूमन राइट होते हैं क्योंकि इस व्यक्ति इस दुनिया में जब से मनुष्य ने जन्म लिया है उसको अपनी डिग्निटी अपनी आइडेंटिटी बनाने का पूरा अधिकार है और इसीलिए वो समस्त कार्यों को करने के लिए वह स्वतंत्रता चाहता है जो उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक या अनिवार्य होते हैं. निश्चित रूप से अगर हम ह्यूमन राइट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखने का प्रयास करते हैं तो हम पाते हैं कि ये ह्यूमन राइट्स जो है आर फाउंडेड ऑन रिस्पेक्ट फॉर डिग्निटी और वर्थ ऑफ ईच पर्सन. प्रत्येक व्यक्ति की डिग्निटी को बनाए रखने के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के आदर को बनाए रखने के लिए यह एक अनिवार्य तत्व है. ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सल मीनिंग दे हैव इक्वली अप्लाइड टू वर्ल्ड वाइड विदाउट एनी डिस्टिंक्शन. ये ह्यूमन राइट्स जो होते हैं विश्वव्यापी है और समस्त विश्व में इनका पूर्ण रूप से एप्लीकेबल होता है, एक समान रूप से एप्लीकेबल होता है क्योंकि इस विश्व के प्रत्येक मानव, इस विश्व का प्रत्येक ह्यूमन बीइंग अपनी स्वतंत्रता, अपनी डिग्निटी, अपना सम्मान, अपना आत्मसम्मान बचाए रखने के पक्ष में है. ह्यूमन राइट्स आर इनअलाइनेबल. देन ह्यूमन राइट्स आर इंडिविजुअल, इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट. निश्चित रूप से जब हम व्यक्ति की डिग्निटी, व्यक्ति की इंटेंटिटी की, आइडेंटिटी की बात करते हैं तो यह बात उतनी ही महत्वपूर्ण है कि जैसा हम अपने लिए चाहते हैं वैसा हमको दूसरे के भी सम्मान की रक्षा करना चाहिए. इसलिए ह्यूमन राइट्स आर इंडिविजुअल होते हैं, साथ ही साथ इंटर रिलेटेड भी होते हैं और इंटरडिपेंडेंट भी होते हैं. निश्चित रूप से ह्यूमन राइट्स जो है वो उसका एक सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि ये पीस, वर्ल्ड पीस और सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा बेसिक तत्व है. अगर ये ह्यूमन राइट्स नहीं होते तो शायद विश्व में शांति बहाली की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं. अब हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ह्यूमन राइट्स के. निश्चित रूप से इवन दो द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन राइट्स इज एंशिएंट, द इंटरनेशनल कंसर्न ऑफ ह्यूमन राइट्स मे बी सेड टू बी कंपैरेटिवली रिसेंट ओरिजिन. द यूएन चार्टर मार्क्स द एडवेंट ऑफ सिस्टमैटिक ह्यूमन राइट्स protection within the international system. The idea of human right is as old as humanity. The systematic proclamation and declaration are more recent. Yes, of course. The world's first Bill of Humanity as systematic proclamation and declaration are Cyrus and Great. This is the first. 555 से 529 BC पूर्व लिखा गया. देन 1688 में इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स आया. उसके बाद 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन या डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन अस्तित्व में आया अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के साथ. और उसके बाद फ्रांस की क्रांति
1789 और अमेरिका का इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन 1776। ये दोनों ही संदर्भों में ह्यूमन राइट्स का सबसे पहले प्रादुर्भाव हुआ, ऐसा हम मान सकते हैं। ह्यूमन राइट्स इज वन ऑफ द सच राइट्स विच हैज़ बीन कन्फर्म्ड बाय इंडिविजुअल बाय द स्टेट्स इन द मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ। द मॉडर्न perspective of human right is reflected in the Vienna Declaration adopted by the World Conference on Human Rights in June 1993. The declaration categorically stated that all human beings are universal, indivisible and interdependent and interrelated, and that democracy, development and respect for human beings, human rights and fundamental freedoms are interdependent and mutually reinforcing. The conference reaffirmed that the right to development as a universal, inalienable right and integrated part of fundamental human rights. निश्चित रूप से जो ह्यूमन राइट्स है उसको हम दो वर्गों में, यूनाइटेड नेशन के द्वारा ह्यूमन राइट्स का जो डिक्लेयर किए थे वो 1948 में सबसे पहले 10 दिसंबर को डिक्लेयर हुआ था। हम थोड़े से जानने की कोशिश करते हैं कि ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के टेक्निकल बैकग्राउंड क्या थे। निश्चित रूप से आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, in order to discharge its commitment for the promotion of human right, it is established a small committee of 9 members on February 15, 1946 to take steps for the preparation of International Bill of Human Rights. In April in that month, Mrs. Roosevelt was appointed as its chairman. Immediately after the constitution, the committee has its preliminary meeting and suggested for the increase the members, which was increased to 18. China, Egypt, France, India, Iran, Lebanon, Panama, Belgium, Brasilia, Australia, Philippines, Uruguay, Yugoslavia are the members. After the terms of reference to prepare the universal text for the promotion and protection of human rights, the committee converted into the commissions on human rights, and which functioned till 2006. The Commission on Human Rights, after declaration of appointment of John Peters Humphrey of Canada as a drafting committee chairman. And now, after the René Cassin, a French professor of law and judge, prepared the final version of Universal Declaration of Human Rights. As far as the human right is concerned, the human rights, the kinds of human rights are categorized into two parts. First is civil and political rights, and second one is economic, social and cultural rights. Civil and political rights are referred to justified rights which are equivalent to fundamental rights of the Constitution of India. Obviously, भारत के जो संविधान में जिन मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, इन्हीं समस्त अधिकारों को सम्मिलित करते हुए सिविल और पॉलिटिकल राइट्स ऑफ ह्यूमन राइट को भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये जो अधिकार है, ये अधिकार एक असेंशियल अधिकारों की श्रेणी में हम इसको रख सकते हैं, और इन्हीं अधिकारों के साथ प्रत्येक व्यक्ति जो है अपनी डिग्निफाइड लाइफ को जी सकता है। सच राइट इंक्लूड्स टू राइट ऑफ लाइफ, right of liberty, right of freedom from torture, right to freedom to property. These rights are also known as freedom from. Whereas political rights may be referred to those rights which allow a person to participate in government procedure, like right to vote, right to involve in foreign affairs, right to both civil and political affairs also. The political and civil rights may be different, but they are interrelated. Therefore, it does not appear logical and differentiate them. This reason to the formulation of one convenient by civil and political rights into one international convenient and on civil political rights. Normally, these rights cannot be challengeable in a court for their non-implementation. This is kind of directive principles of the states. जैसे भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान रखा गया है, जिसके अंतर्गत यह माना जाता है कि ये जो नीति निर्देशक तत्व है, इसे राज्य का ये कर्तव्य है कि इन नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से
इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल जो राइट्स है ये उसके फंडामेंटल राइट्स है, और ये इसका जो कॉन्सेप्ट है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वह विश्व के समस्त नागरिकों की सोशल इक्विटी की बात सोचता है। सोशल इक्वालिटी, ये सोशल, नॉट ओनली सोशल बट इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात ये सोचता है। ये जो राइट्स होते हैं, economic and social and cultural rights are based on fundamentally on the concept of social equality, are related with the guarantee of minimum necessity of the life to human being. In the absence of this right, we cannot, the existence of human beings is like to be endangered. We may call it now. Right to adequate food, clothing, housing, adequate standard of living, freedom from hunger, right to work, right to social security, right to physical and mental health are such kind of rights that are under these headings, means economic, social and cultural rights. The enjoyment of these rights require a major commitment of resources, and therefore there is a realization cannot be immediate as in the case of civil and political rights. Optional protocol adopted these rights adopted as a protocol in 2008. This protocol allows individuals to be compliant to the international law after local रेमेडीज़। इफ़ द स्थानीय स्तर पर अगर उसका कोई हल नहीं मिला तब वह ह्यूमन राइट कमीशन के समक्ष अपना प्रतिवेदन कोई भी व्यक्ति लागू कर सकता है। तो इस तरह से सामाजिक, आर्थिक और सिविल और पॉलिटिकल राइट्स, यह सभी राइट्स जो है हमको ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन के अंतर्गत मिले हैं। सन 1948 में ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन जो है वह उसका आधिकारिक रूप से डिक्लेरेशन हुआ था। ये जो डिक्लेरेशन है, दिस डिक्लेरेशन कंटेंट्स प्रीमेबल एंड 30 आर्टिकल्स। ये 30 आर्टिकल्स जो ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन में है वो क्या क्या हैं, इस पर हम बारी बारी से नज़र डालते हैं। आर्टिकल नंबर 1, फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स। इस विश्व में जितने भी लोग हैं वह सभी स्वतंत्र हैं, लेकिन स्वतंत्रता कैसी? जैसा कि रूसो कहता है, इस विश्व में जितने भी लोग आए हैं, मनुष्य स्वतंत्र है, लेकिन वह हर जगह बंधन से बंधा, जंजीरों से बंधा हुआ है। मतलब अगर हम स्वतंत्र हैं लेकिन हमको दूसरे की स्वतंत्रता का भी सम्मान करना आवश्यक है, तभी हम यह अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकते हैं। तो आर्टिकल 1 फ्री और इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स की मांग करता है, और उसका यह कहना है, इस आर्टिकल 1 के अंतर्गत ये माना जाता है कि बिना किसी लिंग भेदभाव के सभी व्यक्ति को न्याय प्राप्त करने का अधिकार है। सभी व्यक्ति इस पृथ्वी पर शांति से रह सकने का अधिकार है। किसी भी स्थान पर रह सकने का अधिकार व्यक्ति को प्राप्त है। आर्टिकल 2 प्रोहिबिशन एंड डिस्क्रिमिनेशन कहता है। प्रोहिबिशन एंड डिस्क्रिमिनेशन इन व्हाट एक्सटेंट? एज, सेक्स, लिंग और किसी के भी आधार पर किसी भी व्यक्ति को किसी भी कार्य को करने से वंचित नहीं किया जा सकता है। यह आर्टिकल 2 परिभाषित करता है। यद्यपि हम जानते हैं कि विश्व में ऐसे कई उदाहरण हुए हैं जिसमें यह कोई व्यक्ति अपने इंडिविजुअल लाभ के लिए दूसरों के अधिकारों का हनन करता है, हनन किया गया है। बहुत सारे ऐसे एम्परर भी हुए हैं, रूलर भी हुए हैं, जिन्होंने अपने तानाशाही विजन के माध्यम से लोगों को प्रताड़ित किया है। इस स्थिति से, और यही कारण है कि ऐसी स्थिति के कारण ही युद्ध, वर्ल्ड वार फर्स्ट, वर्ल्ड वार सेकंड जैसी घटनाएं इस विश्व में आई हैं। इन सभी का उन्मूलन हो, इसके लिए ये आर्टिकल 2 कार्यरत है। आर्टिकल 3 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी एंड सिक्योरिटी। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन जीने का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है और अपनी सुरक्षा का अधिकार है। राइट फॉर प्रोहिबिशन ऑफ स्लैवरी। हम जानते हैं कि 1948 के पहले का अगर विश्व देखें, हम 1948 के पहले का विश्व इसलिए देखते हैं क्योंकि उसके पहले वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था, वर्ल्ड वार सेकंड हुआ था, और उस विश्व का अधिकांश जो राष्ट्र थे एक दूसरे राष्ट्र के गुलाम हुआ करते थे। विश्व के अधिकांश राज्यों में गुलामी थी। तो आर्टिकल यूनाइटेड नेशन का ये जो डिक्लेरेशन है, विश्व को इस संदर्भ से मुक्ति दिलाने का प्रयास है कि विश्व से गुलामी प्रथा जो है
हटाई जाएगी। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को अपने कार्य के लिए या व्यक्तिगत लाभ के लिए या सामाजिक लाभ के लिए गुलाम नहीं बना सकता है। पूरे देश से, पूरे राज्य से, पूरे विश्व से गुलामी जो है ये हटाई जाएगी। और निश्चित रूप से ग्लोबलाइजेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस युग में आज भी कई देशों में गुलामी की प्रथा चली आ रही है और इस प्रथा का उन्मूलन करना या इस प्रथा का निराकरण, पूर्ण विश्व से इसका उन्मूलन करा या इरिडिकेशन करना यूएनओ का प्राइम गोल था। और इसलिए आर्टिकल 3 राइट टू लाइफ, लिबर्टी, सिक्योरिटी के साथ आर्टिकल 4 प्रोहिबिशन ऑफ स्लेवरी लाता है। देन आर्टिकल 5 की हम बात करते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ टॉर्चर। प्रोहिबिशन ऑफ टॉर्चर जो है यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है विश्वव्यापी। आज भी प्रोहिबिशन ऑफ टॉर्चर जो है, चाहे वो क्रूएल हो, ये टॉर्चर की अगर हम बात करते हैं तो उसको हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि क्रूएल बिहेवियर, इनह्यूमन बिहेवियर या डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट या पनिशमेंट, ऐसा कोई पनिशमेंट जो बहुत ही शर्मनाक हो, ऐसे सभी पनिशमेंट के प्रति यूएनओ जो है ये अगेंस्ट में करता है। और अकॉर्डिंग टू यूएन कन्वेंशन ऑफ टॉर्चर एंड अदर ह्यूमन क्रिमिनल ट्रीटमेंट 1984, टॉर्चर मीन्स एनी एक्ट बाय विच सीवियर पेन और सफरिंग वेदर फिजिकल और मेंटल इज intentionally inflicted on a person for such purpose as obtaining from him or third person information or a confirmation, punishing him for an act he or the third person has committed, is suspected of having committed. These are the torture. Torture is another important aspect of the violation of one's human rights. This may be inflicted in various ways. It means in this punishment the employment by various methods. The method may be physical, psychological, mental. मतलब किसी भी प्रकार का फिजिकल टॉर्चर हो या मेंटल टॉर्चर हो या साइकोलॉजिकल टॉर्चर हो, यह सभी प्रकार के टॉर्चर जो है ये इसके अंतर्गत आते हैं। और ह्यूमन राइट्स का जो वियना डिक्लेरेशन प्रोग्राम ऑन एक्शन 1993 और दिसंबर 10 1984 का इंटरनेशनल जो कन्वेंशन है यूएनओ का, वो कन्वेंशन जो है इस मनुष्य की जो प्रवृत्ति है टॉर्चर करने की, उससे उसके ट्रीटमेंट के लिए ये प्रयास किया गया है। नेक्स्ट जो है 6 राइट टू रिकॉग्निजेशन एज पर्सन बिफोर द लॉ। निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति हैज़ अ राइट टू रिकॉग्नाइज्ड एवरीवेयर एज ए पर्सन बिफोर द लॉ। दिस मीन्स एनी पर्सन irrespective to their economic, political, social, cultural status has human rights. They are recognized universally. Accordingly, a citizen belonging to every country needs to be treated on equal basis, at least an enjoyment of basic minimum rights. निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति को या जैसे प्रत्येक व्यक्ति, भारत का व्यक्ति भारत में किसी भी स्थान पर भ्रमण करने के लिए स्वतंत्र है। यही ह्यूमन राइट का रिकॉग्निजेशन है। आर्टिकल नंबर 7 जो है इक्विटी बिफोर द लॉ, कानून के समक्ष समानता की बात करता है। आर्टिकल नंबर जो 7 है वो कानून के समक्ष समानता की बात करता है। प्रत्येक ह्यूमन बीइंग को न्याय प्राप्त करने का अधिकार है, बिना किसी लिंग भेदभाव और के सभी को समान रूप से न्याय प्राप्त करने का अधिकार आर्टिकल नंबर 7 हमको प्रदान करता है। आर्टिकल नंबर 8 जो है वो इफेक्टिव रेमेडीज की बात करता है। इफेक्टिव रेमेडीज की बात करता है कि एवरीवन हैज़ द राइट एंड इफेक्टिव रेमेडी बाय द कॉम्पिटेंट नेशनल ट्रिब्यूनल्स फॉर द एक्ट्स ऑफ वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड टू हिम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। The article has to be read the conjunctions with the previous 2 articles. A very important word this article is everyone. ये everyone माने प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी जो किसी देश का नागरिक हो, चाहे वो फॉरेनर हो, चाहे वो स्टेटलेस पर्सन हो, किसी भी व्यक्ति को हम कानून के समक्ष बिना किसी कारण के प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आर्टिकल नंबर 9 और 10 भी फेयर ट्रायल, आर्बिट्ररी अरेस्ट, इन सब की बात करता है। मतलब बिना किसी रीज़न के हम किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं या
अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। ये जो बातें हैं यह व्यक्ति के एक प्रकार से स्वतंत्रता की द्योतक है। अगर हमने गुनाह नहीं किया है तो बिना हमारे गुनाह को प्रूव किए बिना आप हमको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन जो है प्रत्येक व्यक्ति के डिग्निटी को मेंटेन रखने का प्रयास करता है। प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक इंडिविजुअल को यह फ्रीडम है, बिना किसी बताए उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है।